आप सभी को मेरा सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं आप लोगों के लिए विद्युत धारा का 6वां पार्ट लेकर के आया हूं। पिछले सभी पार्टों में हम लोग सभी टॉपिक को हमने विस्तृत अध्ययन किया है। अब हम 6वें पार्ट में प्रतिरोधों का संयोजन को देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रतिरोध का संकेत चिन्ह विद्युत परिपथ में किस प्रकार दर्शाया जाता है। प्रतिरोध का संकेत चिन्ह आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। प्रतिरोध का संकेत चिन्ह, तो यहाँ पर प्रतिरोध का संकेत चिन्ह विद्युत परिपथ के लिए ये देखो विद्यार्थियों, ये प्रतिरोध का संकेत चिन्ह है। प्रतिरोध का संकेत चिन्ह में यहाँ पर एक दो सिरे होते हैं, एक पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। किसी को भी पहला सिरा और किसी को भी दूसरा सिरा मान सकते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर किसी भी प्रकार का धन सिरा या ऋण सिरा नहीं होता है। क्लियर है? हम किसी को भी पहला सिरा और किसी को भी दूसरा सिरा मान सकते हैं। अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन किससे प्रारंभ करेंगे? आज का क्लास प्रतिरोधों के संयोजन से प्रारंभ करेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दोनों संयोजन का हम आज के क्लास में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ध्यान देना, मैं 3 प्रतिरोध ले लेता हूं। 3 प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध। मैंने 3 प्रतिरोध ले लिया। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहला प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है और ये पहला सिरा है, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरा प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ें? पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए। दूसरा प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, इसको हम जोड़ दिए तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तो यहां पर श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। अंत में पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इनके मध्य सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। सेल या बैटरी जोड़ देते हैं जिससे परिपथ में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो यहां पर मान लेते हैं परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो आई है और 3 प्रतिरोध जो हमने लिया है R1, R2 और R3 है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इन प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। पहले प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V3। तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है कि प्रतिरोधों को किस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और अंत में
पहले प्रतिरोध के पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध के दूसरा सिरा के मध्य सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध लिया है, माना R1, R2 व R3, R1, R2 व R3 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। R1, R2 व R3 3 प्रतिरोध लिए हैं। कौन से क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि परिपथ में I धारा प्रवाहित हो तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो तो I धारा प्रवाहित हो तो यहां पर धारा जो प्रवाहित हो रहा है सेल या बैटरी से, उसको हमने क्या मान लिया? I मान लिया। I धारा प्रवाहित हो तो तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस उत्पन्न विभवांतर को मैं क्रमशः V1, V2 व V3 मान लेता हूं। क्रमशः V1, V2 व V3 है। तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिया गया है और तीनों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1, V2 और V3 ले लिए। परिपथ का कुल विभवांतर परिपथ का कुल विभवांतर यदि तीनों सिरों के मध्य के विभवांतर को जोड़ देते हैं तो परिपथ का कुल विभवांतर मिल जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। कुल विभवांतर क्या हुआ? V1, V2 और V3 को हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद हम ओम के नियम के अनुसार देखेंगे। ओम का नियम हमने देखा है। ओम का नियम हमने पढ़ा भी है। ओम के नियम के अनुसार R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान I। R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान I। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू I। तो ओम के नियम के अनुसार या ओम के नियम से V1 हो जाएगा I R1, V2 हो जाएगा I R2 और V3 हो जाएगा I R3। यहां पर मैंने बताया V इज इक्वल टू I इंटू R, ओम का नियम। उसके अनुसार हमने V1, V2 और V3 का फार्मूला लिखा है। ध्यान देना विद्यार्थियों, यहाँ पर तीनों में जो कॉमन है वो I है। I जो है R1 में भी जाएगा, I धारा, वही धारा R2 में भी प्रवाहित होगा, वही धारा R3 में भी प्रवाहित होगा। तो तीनों के लिए I जो है क्या है? कॉमन है। V1, V2 और V3 का मान इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहां पर V इज इक्वल टू V1 के रिप्लेस में I R1, V2 के रिप्लेस में I R2 और V3 के रिप्लेस में I R3। यहां से I तीनों पद से कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3
ब्रैकेट में बचेगा, ये मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। यदि तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य को हम यहां पर लिखना चाहें तो परिणामी प्रतिरोध, ये भी लिख सकते हैं। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू आर। ये समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं इसको। अब देखो समीकरण नंबर 2 में LHS V है, समीकरण 3 में भी LHS V है, तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 व 3 से दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS, इसका RHS I इंटू आर है, इसका RHS है समीकरण 2 का I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर दोनों पक्ष में I है, I और I कैंसल हो जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला प्राप्त हो गया है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लिखते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रत्येक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आया है, उसको हमने क्या कर दिया? शब्दों में लिख दिया कि तुल्य प्रतिरोध जो है प्रत्येक प्रतिरोध के योग के क्या है? बराबर है। तो ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। हमें यह वाला फार्मूला याद भी रखना है, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आता है विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा संयोजन प्रतिरोधों का। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, पहले यह देखना है। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले यहां पर ये पहला प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध और फिर ये तीसरा प्रतिरोध। मैंने 3 प्रतिरोध ले लिया, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को, सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दिए? बिंदु ए से जोड़ दिए। हर प्रतिरोध का पहला सिरा को एक बिंदु से जोड़ दिए, बिंदु ए से जोड़े हैं, और दूसरे सिरे को, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस बिंदु का नाम मैं लिख देता हूं बी। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा को एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। अंत में दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, सेल या बैटरी, जिससे परिपथ में क्या होने लगेगी? धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये
सेलों का समांतर प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अभी जो मैंने बताया शब्दों में 3 से 4 लाइन, उसको आप लोगों को लिखना है विद्यार्थियों। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध को पहले सिरे को एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर 3 से 4 लाइन शब्दों में लिखना है। अब हम सूत्र का निगमन करते हैं। माना R1, R2 व R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। R1 व R2, R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 प्रतिरोध लिए हैं, तीनों प्रतिरोध को हम दर्शा दिए हैं, R1, R2 व R3। कौन से क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहां पर परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जब ये विद्युत धारा बिंदु ए तक पहुंचता है, बिंदु ए से फिर ये 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। 3 भाग में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो R1 में जो प्रवाहित धारा है उसको मैं I1 ले लेता हूं, R2 में I2 धारा प्रवाहित होती है और R3 में I3 धारा प्रवाहित होती है। ये मानकर हम चलेंगे। माना तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। ये जो धारा, विद्युत धारा I जो है वो 3 भाग में क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितना हो जाएगा? कुल धारा जो है I लिए हैं और ये 3 भाग में बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। जो विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है सेल या बैटरी से, वो क्या हो गया? 3 भाग में बढ़ गया। R1 में गया है I1 धारा, R2 में गया है I2 धारा, R3 में गया है I3 धारा। तो कुल धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1, I2 और I3। यहां पर A और B के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है, ये हम मान लेते हैं V। माना दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है। दोनों बिंदुओं के मध्य, कौन कौन से बिंदुओं के मध्य? A और B के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हो। तो अब यहां पर ध्यान देना, V जो है तीनों के लिए कॉमन रहेगा। R1 के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो V होगा, यहां पर R2 के लिए भी V होगा और R3 के लिए भी उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V होगा। तो यहां पर ओम का नियम, ओम का नियम हमने पढ़ा है, R बराबर V अपान I, R बराबर V अपान I। यहीं से यदि हम I निकालें तो क्या हो जाएगा? V अपान R। तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, I इज इक्वल टू V बाई R। तो ओम के नियम से I1 इज इक्वल टू V, तो सब में कॉमन रहेगा,
V बटे R1, I2 इज इक्वल टू V बटे R2 और I3 इज इक्वल टू V बटे R3। I1, I2 और I3 की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर I1 I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हो जाएगा V बटे R1 प्लस I2 की वैल्यू V बटे R2 प्लस I3 की वैल्यू V बटे R3। तीनों से V कॉमन निकलेगा। नेक्स्ट पेज में हम V कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू V कॉमन 1/R1 पहले टर्म से, दूसरे टर्म से 1/R2 और तीसरे टर्म से 1/R3 बचेगा। ये मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब यहां पर फिर लिखेंगे यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R हो तो, तुल्य प्रतिरोध R हो तो, और तब परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा I बराबर V अपान R। ये भी कहां से लिखा, ओम के नियम से। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 दोनों का LHS इक्वल है। ये देख लो, ये I है, ये भी I है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। समीकरण 3 का RHS है V बाई R और इसका समीकरण 2 का RHS है V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से V और V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पर प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का जो फार्मूला है तुल्य प्रतिरोध का वो प्राप्त हो गया है, लेकिन किस रूप में, व्युत्क्रम के रूप में। 1/R है तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। किसके बराबर है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। तो यहां पर लिखना है अतः प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया विद्यार्थियों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ये फार्मूला याद रखना है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फार्मूले से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल भी क्या है, एक प्रकार का विभवांतर है। तो ध्यान देना, हमने सेल
पढ़ा है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये भी पढ़े हैं। सेल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्लस और माइनस। इसके अंदर क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो यहां पर जब सेल खुले परिपथ में होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब यहां पर आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि ये खुला परिपथ से क्या तात्पर्य है, ये डाउट हो रहा होगा। तो यहां पर ध्यान देना, जब हम सेल को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, सेल को विद्युत परिपथ में ये जोड़ दिए, जब सेल को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, ये मैंने जोड़ दिया सेल को विद्युत परिपथ में। अब यहां पर एक स्विच भी जोड़ा गया है, ये स्विच जोड़ा गया है, ध्यान देना, कुंजी, हिंदी में कुंजी कहा जाता है और इंग्लिश में स्विच कहा जाता है। अभी स्विच ऑफ है, स्विच क्या है? ऑफ है। स्विच ऑफ होने के कारण अभी परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है? 0 है। सीधा सीधा हम बात करें कि यदि धारा का मार्ग, धारा को प्रवाह होने के लिए मार्ग उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? खुला परिपथ कहलाएगा। इस स्थिति में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो अधिकतम विभवांतर है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। हम चाहें तो दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा विभवांतर की जो परिभाषा है, क्या परिभाषा है विभवांतर का? एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है विद्यार्थियों। एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जितना कार्य किया जाता है, सेल के द्वारा जितना कार्य किया जाता है, उस कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितना सेल के द्वारा जितना कार्य किया जाता है, उस कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये भी हम दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर बता दूं, विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से दर्शाते हैं। विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से दर्शाते हैं। यदि Q आवेश को पूरे परिपथ में, Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए W कार्य करना
W कार्य Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए W कार्य सेल के द्वारा किया जाता है। कौन कार्य करेगा? सेल कार्य करेगा आवेश को प्रवाहित करने के लिए, तो सेल के द्वारा W कार्य किया जाता है। तो परिभाषा के हिसाब से विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। तो ये विद्युत वाहक बल का फार्मूला है। साथ ही साथ इसका जो मात्रक है विद्युत वाहक बल का विभवांतर की तरह है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, SI। साथ ही साथ इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। E का विमीय सूत्र यदि कैलकुलेट करेंगे तो W का विमीय सूत्र कार्य का ml2 t-2 और Q आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र AT एक साथ लिखेंगे तो यह आ जाएगा ml2 t-3 a-1। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल। यहाँ पर पूरे परिपथ से क्या तात्पर्य है ये भी बता देता हूं विद्यार्थियों। जैसे यदि हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को क्या कर देते हैं? ऑन कर देते हैं। ये देखो मैं स्विच को अभी क्या कर देता हूं? ऑन कर देता हूं। तो पूरे परिपथ में एकांक धन आवेश, पूरे परिपथ का मतलब है इस सेल के अंदर भी वो आवेश प्रवाहित होगा। यहां प्लस से लेके पूरा अंदर में सेल को भी ऐड किया है पूरे परिपथ में। बाह्य परिपथ और सेल के अंदर का परिपथ दोनों को मिलाकर के क्या कहा है? पूरे परिपथ में एकांक धनावेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य। इसी रूप में एक और है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, इसकी परिभाषा जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है। बंद परिपथ क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अब ये बंद परिपथ का मतलब है कि परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए मार्ग उपलब्ध हो। जैसे ये देख लो, ये बल्ब है और ये स्विच है और इसके साथ एक सेल जोड़ दिए हैं। ये देख लो, ये भी स्विच ऑफ है। स्विच क्या है? स्विच ऑफ है, तो स्विच जब ऑफ होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होता है, धारा प्रवाह के लिए मार्ग उपलब्ध नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? खुला परिपथ। यदि इसी को स्विच को मैं यदि ऑन कर देता हूं, स्विच को क्या कर देता हूं? स्विच को यदि मैं ऑन कर देता हूं तो अब धारा इसमें परिपथ में क्या होता है? प्रवाहित होता है। अब हम इसको क्या कहेंगे? बंद परिपथ कहेंगे। यदि धारा प्रवाह के लिए मार्ग उपलब्ध है, ठीक है, किसी परिपथ में किसी भी प्रकार का धारा प्रवाह के लिए मार्ग टूटा नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? बंद परिपथ कहलाएगा। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं परिभाषा। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा किया गया कार्य,
सेल के द्वारा किया गया कार्य, ये कहलाता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। यहां पर लिखा है विद्यार्थियों बाह्य परिपथ, पहले क्या लिखे थे हम, पूरा परिपथ। पूरा परिपथ का मतलब है ये बाह्य परिपथ भी और सेल को भी ऐड किया है। अभी अब बोल रहा है कि सिर्फ बाह्य परिपथ, यहां से ये इसमें ये केवल बाह्य परिपथ, यहां तक सेल को छोड़ देना है। सेल को छोड़ करके जो बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा है इस सेल में नहीं होना चाहिए। यहां से लेके बाह्य परिपथ में जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित आवेश के लिए सेल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो सेल का क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। यदि बाह्य परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए, Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा W कार्य किया जाता है, सेल के द्वारा W कार्य किया जाता है, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर भी W बाई Q, सेम फार्मूला है, ठीक है। अब इसका मात्रक भी वही होगा वोल्ट, विमीय सूत्र भी वही होगा mL2T-3A-1। तो ये सेल का टर्मिनल विभवांतर। यहां पर एक चीज हम लोगों को याद रखना है विद्यार्थियों, टिप के रूप में, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल जो है सेल के टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है। सेल का विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनल विभवांतर से क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे।